नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल होली एजुकेटर्स पे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एडमिट कार्ड भी इशू हो गए हैं, तो जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं लिए हैं तो वो अपने कॉलेज से एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें। 2 दिन का और समय हमारे पास बचा हुआ है। 6 तारीख को पहला एग्जाम, ठीक है। तो आज आप सभी की डिमांड पे पहला पेपर मैं दोबारा फिर से लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कॉमन पेपर है। और इस पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर पहला पेपर आप करवा दीजिए, और दोबारा करवाने के लिए तो आज जो है, आज पहले पेपर पे दोबारा से चर्चा हम करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। ये मान के चलिए 100% ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आपके जो सेंटर गया हुआ है वो सब केंद्रीय विद्यालय में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में सेंटर गए होंगे, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जानी है। बिल्कुल ये सोच के नहीं जाना है कि वहाँ पे कुछ इधर उधर हम पूछ पाएंगे अपने दोस्तों से, यारों से। तो इतना ज़्यादा आप किसी पे विश्वास भी मत करिए, ठीक है। आप स्वयं पे विश्वास करिए और पढ़िए, पढ़ के जाइए, ठीक है। अब जो समय है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इस समय पर हमें सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है। हमें इधर उधर की बातों में नहीं जाना है कि हाँ यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, 10 जगह के नोट्स इकट्ठा कर लिए, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे उस नोट्स को। इसलिए आप एक जगह से पढ़िए। एक जगह आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करिए, 4-4 बार पढ़िए, ठीक है। और आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज पहला पेपर, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। अब इस पेपर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी है इसके बारे में, डिसेबिलिटी होता क्या है, दिव्यांगता होता क्या, ठीक है। तो डिसेबिलिटी के बारे में आप जानकारी अवश्य रखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आपके 1.1 में मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी अर्थात मीनिंग, डिफिनेशन एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चाहे वो चैरिटी मॉडल हो, चाहे वो सोशल मॉडल हो, चाहे वो मेडिकल मॉडल हो, आपको सारे मॉडल्स जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। फिर 1.2 पे आते हैं, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशन, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें ये हमने भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ये 1.1 में मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, 1.2 में हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, इन सभी से रिलेटेड एक नोट आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कि हैंडीकैप क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है, हैबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो उस लिंक पर जाके आप ये देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक बार वीडियो देखेंगे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। 1.3 क्या है, डिफिनेशन, कैटेगरी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। भाई बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने, मतलब इस बच्चों का स्तर इतना गिरा हुआ है, आप मानेंगे नहीं कि बच्चों से पूछा जाएगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो बच्चा लिख देता है कि कोई भी बच्चा यदि बेंच से टकरा के उसके पैर में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके की बच्चे कॉपियों में आंसर लिख के आते हैं। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। मतलब हम पढ़ के जाते नहीं है और उल्टी सीधी ऊट पटांग चीजें लिख के आते हैं, और आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप इस तरीके के अगर बकवास लिखेंगे तो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जो क्राइटेरिया दिया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत, ठीक है, उस क्राइटेरिया के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी रखी गई है उन सभी को आपको पता होना चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1.3 में बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप पता करिए क्या होता है, ठीक है, उस और किस क्राइटेरिया से ऊपर के डिसेबिलिटीज को बेंचमार्क डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर 1.4 पे आते हैं, ओवरव्यू ऑफ कॉजेज, प्रिवेंशन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी। तो 1.4 को अभी थोड़ा साइड में करते हैं। फिर 1.5 का है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंट्रोडक्शन। तो 1.1, 2, 3 और 1.5 ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से 4 में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर यूनिट 2 पे आते हैं, डिफिनेशन, कॉज, प्रिवेंशन, टाइप, एजुकेशन, एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ
2.1 है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यहां से हम जो है यहां से दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो 2.2 हो गया विजुअल एम्पेयरमेंट, 2.3 हो गया हियरिंग एम्पेयरमेंट, डेफनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, 2.2 को छोड़ देते हैं, 2.3 और 2.4, 2.3, 2.4, 2.5 डेफ ब्लाइंडनेस भी पढ़ लो और मल्टीपल डिसेबिलिटी भी पढ़ लो। तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, 2.2, 2.3, 2.4, सॉरी 2.3, 2.4, 2.5। तो तीन प्रश्न यहाँ से हम सेकंड यूनिट से लेंगे और इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डिफिनेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन, टाइप, एजुकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, उसका कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मेंटल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है दो पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 3.1 वाला और 3.3 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, फिर यूनिट 4 पे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन। 4.1 आप एकदम रट के जाना कि शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन मतलब एज इट इज कि शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है, इसको लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और रोल ऑफ पेरेंट्स 4.4 पे हम आएंगे कि पेरेंट्स के कौन कौन से रोल होते हैं, उन रोल को लिखना। स्टेक होल्डर के कौन कौन से रोल होते हैं उसको लिखना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन में स्टेक होल्डर के कौन से रोल हैं और पेरेंट्स के कौन कौन से रोल हैं, इन रोल्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, अच्छा 4.5 में मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो मॉडल में कौन कौन से हैं, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, हॉस्पिटल बेस्ड। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो इसमें होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड दो मॉडल तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये दो मॉडल आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिसेबिलिटी सेक्टर। इसमें 5.2 पे आते हैं। 5.2 में क्या है, रोल लिखने के लिए आएगा। किसका रोल लिखने के लिए आएगा, यूनेस्को का आ सकता है। ठीक है, यूनेस्को का आ सकता है, यूएनडीपी का आ सकता है, आइडिया का आ सकता है। तो तीन हम पॉइंट पकड़ लेते हैं, यूनेस्को, आइडिया और यूएनडीपी। ठीक है, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इन तीनों का स्पेशल एजुकेशन में या स्पेशल नीड के लिए बच्चों के लिए कौन कौन से रोल हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी सेक्टर में जो इनके रोल हैं वो आपको लिखने के लिए आ सकता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन पॉलिसीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसजीडी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूएनसीआरपीडी और एसडीजी, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप रट लीजिएगा एकदम, मतलब 5.3 रट लीजिएगा, 5.2 रट लीजिएगा, दोनों रट के जाइएगा। रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, जो एचआई वाले बच्चे हैं वो अली यावर जंग राष्ट्रीय नेशनल संस्थान जो है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, अली यावर जंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जो हमारा सिलेबस है उसमें गलत दिया हुआ है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, AYJNISHD और ब्रैकेट में कैपिटल D। ठीक है, तो सही तरीके से इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही NIPVD, निपमेड, इन सभी का हमें नाम पता होना चाहिए। किसी का नाम भी फुल फॉर्म में जो ऑप्शनल होते हैं उसमें नाम आएगा और इसका जो रोल है नेशनल इंस्टीट्यूट का वो आपसे पूछा जाएगा, ये 100% है। ठीक है, रोल ऑफ ICT का पूछा जाएगा, ये भी 100% है। तो ICT का रोल, इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट का रोल, ठीक है, रोल ऑफ नेशनल बॉडीज का, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, आइडिया हो गया, ये सब किस तरीके से रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो 5वीं यूनिट से 4 यूनिट हमने बताई है, 4 सब यूनिट। 4 सब यूनिट से ये मान के चलिए जो हमने अभी तक बताया है इन सभी से
मिला के आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन में से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, आपको मैंने लगभग 15 क्वेश्चंस बताए होंगे, अगर आप इतना करके जाते हैं तो यकीन मानिए आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, उधर उधर बहुत ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, आप इतना ही पढ़ें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर ये बहुत अच्छे से हमें याद हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट आगे की जो चीज़ें बच रही हैं, जो चीज़ें छूट रही हैं, उनको फिर हम रिवाइज करें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करें, उसके बाद ही दूसरे जो प्रश्न बचे हुए हैं उन पर हम फोकस करें। ठीक है, आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारा नेक्स्ट जो कोर्स है, ठीक है, सेकंड पेपर जो है उसका वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।